नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं एक स्पेशल टॉपिक जन्मदिन विशेष लेकर के, जिसमें आज हम देखेंगे माता सावित्रीबाई फुले। शायद इतिहास ने तो जगह दिया, लेकिन हमारे समाज ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिनके वो हकदार थे, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वह संपूर्ण भारत यानी महाराष्ट्र से लेकर के संपूर्ण भारत तक महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए रहा। और आधी आबादी महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी जान तक को गंवा देने वाली सावित्रीबाई फुले लगभग आज उनका 193 ईयर्स उनका जन्म दिवस है। तो आज उन्हीं की हम व्यक्तित्व, उनके कार्य क्षेत्र इत्यादि पर प्रकाश डालेंगे। इनको भारत की पहली महिला प्रधानाध्यापिका होने का गौरव प्राप्त है। आइए विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र सतारा में हुआ था, और उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। वैसे में इनकी भी शादी 1841 अर्थात 9-10 वर्ष की अवस्था में ज्योतिराव फुले से हुआ। ये ज्योतिराव फुले इनको बाद में 1890 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से ये महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाने जाते हैं। और भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका और संयोग से उस विद्यालय के जो संस्थापक रहे वे महात्मा ज्योतिबा फुले रहे। अर्थात पति ने विद्यालय की स्थापना की और उस विद्यालय की शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में पहला किसान विद्यालय खोलने का भी श्रेय जाता है। इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करने वाले, शिक्षित करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं और दलितों के कल्याण के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी उन्होंने। और जो ज्योतिबा फुले जो थे वे अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के संरक्षक, गुरु, मार्गदर्शक और समर्थक थे, क्योंकि सावित्रीबाई फुले को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो वो खुद बढ़ाया। शादी के बाद में उनको स्कूली शिक्षा दिलवाया और शिक्षा दिलवा करके विद्यालय भी संचालित करवाया, क्योंकि उस समय महिलाओं को एजुकेशन देना, शिक्षा देना पाप समझा जाता था, अपराध की श्रेणी में आते थे। और उनका एकमात्र मिशन था कि विधवा का विवाह हो, यानी उनका पुनर्विवाह हो, समाज से जो कलंक है उसको मिटाना, छुआछूत को मिटाना, महिलाओं की मुक्ति दिलाना, दलित महिलाओं का उत्थान करना। एक महान कवित्री भी रही हैं और मराठी भाषा की आदि कवित्री के रूप में जानी जाती है।
अब जरा सोच रहे हैं, बार बार यहां आता है कि दलितों का उत्थान, दलितों का उत्थान, तो क्या यह दलित थी? तो नहीं, यह अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला थी और उनके पति भी एक ही जाति से, मालिक, जिसको आजकल हम लोग मालाकार के नाम से जानते हैं। यह कोई दलित नहीं थी, लेकिन इन्होंने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान की सोची, अपना मिशन बनाया और उसमें वह सफल भी रहे। कार्य जिनका हम मान सकते हैं कि महिलाओं और दलितों के लिए रहा, क्योंकि सामान्य वर्गों के लिए, पुरुषों के लिए समाज में अपॉर्चुनिटी थी, संभावनाएं बहुत थी, लेकिन महिलाओं के लिए संभावनाएं नहीं थी। वहां उन्होंने कार्य किया और 5 सितंबर 1848 को पहली महिला विद्यालय की स्थापना पुणे में की गई और उस समय के तत्कालीन सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। और 1 वर्ष में दोनों ने, यानी पति पत्नी ने मिलकर के और लगभग इस तरह के 5 विद्यालय स्थापित किए 1 वर्ष में। उद्देश्य वही था, विद्यालय खोलना, लोगों को शिक्षित करना, रोग ग्रसित का इलाज करना। और इन पर कई पुस्तकें लिखी गई और इन पुस्तकों में इनका जो नाम का जिक्र किया गया, क्रांति ज्योति, यानी ज्ञान ज्योति, दिव्य ज्योति और अन्य उपनाम से लगभग इनके नाम पर 50 पुस्तकें लिखी गई। 50 से अधिक पुस्तकें इन पर लिखी गई। और यहां इनके नाम पर पुणे का जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का नाम भी सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय किया गया। और इन दोनों को कोई संतान नहीं था और उन्होंने एक दत्तक पुत्र को लिया, जिसने भी उसने अपना पूरा संपूर्ण जीवन इनके कार्यों को आगे बढ़ाने में न्यौछावर कर दिया। और यह पूरे सोसाइटी के बच्चों को, दलित के बच्चों को और अनाथ बच्चों को, सबको अपना बच्चा मानती थी। और अपने पति के साथ मिलकर जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। लोगों में जागृति आई। जब प्रणव में, इस बालिका विद्यालय में ये पढ़ाने जाती थी, तो इनके ऊपर कीचड़, रोड़े, गंदे फेंके जाते थे, ताकि इससे भी यह विद्यालय छोड़ दे। लेकिन इनका मिशन, हम रहे ना रहे, समाज का उत्थान हो, इस मिशन में हमेशा यह आगे बढ़ते रहे। ये अपने बैग में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर के चलती थी, क्योंकि इनको पता था कि प्रतिदिन यही इनके साथ होता था। प्रतिदिन इनके शरीर पर कुछ ना कुछ फेंक दिए जाते थे, कपड़े खराब हो जाते थे और एक शब्द रिप्लाई नहीं करती थी, जवाब नहीं देती थी, क्योंकि इनका काम समाज में बदलाव लाना शिक्षा एकमात्र हथियार था। यह समाज बदलेगा, यह सोसाइटी बदलेगी जब सभी लोग शिक्षित होंगे। इस उद्देश्य पर यह कार्य करती रही और अपने विद्यालय में जाकर के कपड़े बदलना, दूसरी साड़ी पहनना, फिर अपने कर्तव्य को अंजाम देना। और इनका एकमात्र
नारा था गो गेट एजुकेशन, गो गेट एजुकेशन, अर्थात जाओ शिक्षा प्राप्त करो। क्योंकि इन्होंने शादी के बाद में एजुकेशन हासिल किया था। एजुकेशन हासिल करने के बाद में समाज को शिक्षित करने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से यह नारा उन्होंने दिया था गो गेट एजुकेशन, जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। क्योंकि यह समाज शिक्षितों का है और सभी समाज के लोग जब शिक्षित होंगे तो समाज में एकता, बराबरी और भाईचारा पनपेगा और ताउम्र लोग की समाज सेवा में इन्होंने गुजार दिया। 1897 में संपूर्ण महाराष्ट्र पूना प्लेग की चपेट में था और यह प्लेग मरीजों की सेवा करती थी, उनका इलाज करवाती थी और एक बालक के इलाज के क्रम में यह खुद चपेट में आ गई और ग्रसित होकर के 10 मार्च 1857 को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन वह अंत भी समाज सेवा के लिए था, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत थी और उनकी बलिदान इस समाज ने कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। क्योंकि इनके हमेशा हौसले में इनके पति इनके साथ थे, लेकिन पति की मृत्यु 1890 के बाद में यह अकेला संघर्ष कर रही थी और उनका जो पुत्र था दत्तक पुत्र यशवंत, वह क्लिनिक चलाता था, लोगों की सेवा करता था। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उनके कर्तव्यों को याद करते हैं, उनको आज नमन करते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने अपनी कृति इस तरह से छोड़ी कि आज संपूर्ण समाज उनको याद करता है, हम भी याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक में हम किसी अन्य शख्स को लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।